हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मार्च में इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया था राफेल फाइटर से हैमर वेपन। 24 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने के लिए इंडियन नेवी ने जारी करी RFI। समय पर AMCA को पूरा करने के लिए 2 प्राइवेट कंपनीज होंगी शामिल। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट और 350 लाइट टैंक्स के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से भी जारी हुई RFI। आज की सबसे पहली खबर यह है कि इंडियन नेवी ने 24 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने के लिए फॉरेन वेंडर्स और ऑथराइज्ड लीजिंग फर्म्स के लिए RFI जारी कर दी है। और इस RFI के अनुसार इंडियन नेवी को जो हेलीकॉप्टर्स चाहिए वो कम से कम 5 साल के टाइम पीरियड के लिए लीज पर होंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन नेवी जिससे ये हेलीकॉप्टर्स लीज पर लेगी उन्हें इनके साथ पूरा मेंटेनेंस सपोर्ट भी देना होगा, जिसमें क्रू की एयर और मेंटेनेंस ट्रेनिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल होगा। और जो हेलीकॉप्टर्स लीज पर लिए जाने हैं वो 5 टन या उससे कम की वेट कैटेगरी में आने चाहिए और उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इंडियन नेवी उनका इस्तेमाल समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, शिप से ऑपरेट करते समय लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस और ऐसे अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किए जा सकें। और साथ ही साथ इनमें दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा RFI के मुताबिक इंडियन नेवी को ऐसे हेलीकॉप्टर्स चाहिए जिनमें 2 इंजन हो और वे व्हील लैंडिंग गियर और ब्लेड फोल्ड कैपेबिलिटी के साथ साथ 2 पायलट ऑपरेशन वाली कैपेबिलिटी के साथ आने चाहिए। और हालांकि ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी को इन हेलीकॉप्टर्स में ट्राइपॉड या फिर 7.62 mm गन के लिए स्टैंड चाहिए, जो कि यूजर ही प्रोवाइड करेगा। और ये जो 24 हेलीकॉप्टर्स लीज पर लिए जाएंगे, इंडियन नेवी इन्हें अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न सीबोर्ड्स पर तैनात करेगी। और बाकी इस RFI का जवाब देने की आखिरी तारीख है 18 जून, यानी कि जो भी वेंडर्स इसमें शामिल होना चाहते हैं उन्हें 18 जून से पहले इस RFI का रिस्पांस देना है। बाकी RFI के मुताबिक इंडियन नेवी जो हेलीकॉप्टर्स लीज पर लेगी उनके कॉकपिट में नाइट विजन गॉगल कंपैटिबल लाइटनिंग भी होगी और साथ ही साथ डायरेक्शन फाइंडर, रेस्क्यू हॉइस्ट और इमरजेंसी फ्लोटेशन गियर जैसे फीचर्स भी शामिल होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साउथ ब्लॉक के टॉप ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर से 60 किलोमीटर तक की रेंज वाले हैमर एयर टू ग्राउंड मॉड्यूलर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और राफेल फाइटर्स के इसी तरह के घातक हथियारों के साथ ही अब चीन और पाकिस्तान ने भी सीमा क्षेत्रों पर अपने एयर डिफेंस पोस्चर को बदला है। और चूंकि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स की पहली स्क्वाड्रन जो कि लगभग पूरी होने वाली है, तो उसके बाद से चीन ने अपने सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर J-20 को तिब्बत और सिंगजांग एयर बेसिस पर तैनात किया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे निकम्मे पड़ोसी की तरफ से भी उनके 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17 को भी उनके महत्वपूर्ण फॉरवर्ड बेसिस पर लाया गया है। और सोर्सेस का ये भी कहना है कि राफेल फाइटर जो कि मीटियोर, हैमर और स्कैल्प जैसे खतरनाक हथियारों के साथ आता है, तो इसके चलते ही भारत के दोनों पड़ोसियों के एयर डिफेंस पोस्चर में बदलाव हुए हैं। बाकी जहां तक बात है इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स से हैमर वेपन को टेस्ट करने की, तो पिछले साल के अंत में ये तो रिपोर्ट्स आई थी कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर्स के लिए भी हैमर वेपन को लिया जा रहा है, लेकिन मार्च के महीने में हैमर वेपन का कोई टेस्ट हुआ था, इसके बारे में ऐसे कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल फाइटर्स से सफलतापूर्वक इस हैमर वेपन का टेस्ट किया है। बाकी अगर आप राफेल फाइटर के इस खास हैमर वेपन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। जी हाँ, हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, बस आपको आई बटन पर दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखना है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट है भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA को लेकर। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि इस प्रोग्राम के साथ पहली बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि किसी मेजर एरोस्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनीज को भी एक बड़े हिस्से में इस्तेमाल किया जाएगा। और अब रिपोर्ट्स ये हैं कि इस AMCA प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि 2 इंडियन प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया जाएगा। और हाँ, भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर एक्चुअल में ये 5.5 जनरेशन का फाइटर होगा, क्योंकि इसमें 6th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटीज भी शामिल होंगी। तो ये एक सही मायनों में 5th जनरेशन और उससे भी बियॉन्ड जनरेशन का फाइटर होने वाला है। ये हमारे चिंदी पड़ोसी के J-20 की तरह नहीं होगा, जिसके सिर्फ नाम में 5th जनरेशन है, बाकी असलियत में वो 4.5 जनरेशन भी सही से है या नहीं वो तो चीन ही जानता होगा। लेकिन हाँ, भारत के एडवांस फाइटर और भारत के पूरी दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है हमारा 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 17। और इसके जैसा फाइटर आने वाले 10 सालों में भी नहीं होगा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सर्किल रोड के पास इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि एक IED को समय पर डिटेक्ट करके एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। और फिर बाद में डिटेक्ट किए गए उस IED को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया। और बाकी अभी इस मामले की जांच जारी है और अदर डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि फ्रांस के स्टेट कंट्रोल्ड एनर्जी ग्रुप EDF ने महाराष्ट्र में 6 3rd जनरेशन के EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने का प्रस्ताव पेश किया है।
और ईडीएफ का कहना है कि इस महत्वपूर्ण कदम के साथ वे भारत में दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। और इस थर्ड जनरेशन के ईपीआर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने के लिए 22 अप्रैल 2021 को ईडीएफ ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसके लिए इंजीनियरिंग स्टडीज को सप्लाई करने और साथ ही साथ 6 रिएक्टर्स के निर्माण में लगने वाले इक्विपमेंट की सप्लाई का भी प्रस्ताव दिया है। और इस प्रोजेक्ट के एक बार पूरा होने के बाद फिर ये प्लांट करीब 10 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा, जो कि इतनी एनर्जी है जिससे करीब 70 मिलियन इंडियन हाउस होल्ड्स को पावर मिल सकती है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 15 सालों का समय लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना पहले ही स्टार्ट कर देगा। और इन सब के अलावा अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि हमारे वीडियोस को आप सभी देखते तो हैं, लेकिन आप में से केवल 8% लोग हैं जो इस वीडियो को लाइक भी करते हैं। और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि इस चैनल को रन करने के लिए हमें किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर नहीं चाहिए। हमें जो पावर चाहिए वो आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इन सब चीज़ों से मिलती है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारे लिए आप ही वो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो इस चैनल को रन करने के लिए पावर देते हैं। और वो पावर कैसे आती है? आपके व्यूज़ से, आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से, इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको उसमें क्या कमी लगी, ताकि हम अगले बार से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दिल्ली में स्थित इंडियन आर्मी के बेस हॉस्पिटल को 1000 बेड की कोविड-19 फैसिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज द्वारा रन किए जाने वाले हॉस्पिटल्स के लिए जर्मनी से करीब 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को एयरलिफ्ट किया गया है। और जबकि साउथ दिल्ली में आईटीबीपी भी 3 दिनों के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कोविड-19 केयर सेंटर्स को रिस्टार्ट करेगी, जो कि 23 फरवरी को शट कर दिया गया था। और आईटीबीपी की इस फैसिलिटी में 500 ऑक्सीजन बेड्स हैं, और जबकि गृह मंत्रालय ऑफिशियल्स का कहना है कि इस फैसिलिटी में और भी बेड्स को शामिल किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि इस चाइनीज वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसी के तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के शॉर्ट सर्विसेज कमीशन डॉक्टर्स हैं उनकी जो सर्विस है उसे 31 दिसंबर 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और जबकि भारत में इस चाइनीज वायरस की सिचुएशन को देखते हुए रशिया की तरफ से भी भारत के लिए मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया गया है। और संभावना यह है कि इन दोनों चीज़ों का जो इम्पोर्ट है वो अगले 15 दिनों में स्टार्ट हो सकता है। और रशिया का कहना है कि वे भारत को हर सप्ताह करीब 3 लाख से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई भी जा सकती है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इंडियन आर्मी की तरफ से 350 लाइट टैंक्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई को जारी किया गया है। और इस आरएफआई के मुताबिक ये 350 लाइट टैंक्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही फेज्ड मैनर में लिए जाएंगे। और ये 25 टन तक के वेट कैटेगरी वाले टैंक्स होंगे, और अगर इनकी खरीद पूरी होती है तो फिर ये इंडियन आर्मी में करीब 6 रेजिमेंट्स को बनाएंगे। बाकी आरएफआई के मुताबिक ये जो लाइट टैंक्स हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, एडवांस टेक्नोलॉजीज, इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेजेस और साथ ही ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और अदर मेंटेनेंस सपोर्ट के साथ भी आने चाहिए। अगर बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तो इन टैंक्स का वजन 25 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इन टैंक्स का डायमेंशन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इन्हें हवा, पानी, जमीन, सड़क कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी इन टैंक्स में हर एक कंडीशन में हर एक इलाके में ऑपरेट होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फिर चाहे कोई कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो या फिर कोई डेजर्ट वाला एरिया। इन सब के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रोल्स के लिए इन टैंक्स में अलग अलग तरह के वेपन्स होने चाहिए, एडवांस मल्टीपर्पज स्मार्ट म्यूनिशंस होने चाहिए, और गन ट्यूब लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। और आरएफआई में ये भी कहा गया है कि वेंडर्स इस बात को भी देखें कि अगर वे इन टैंक के साथ किसी तरह की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी वाला फीचर भी दे सकें। और जबकि इसके अलावा इंडियन आर्मी डीआरडीओ के साथ भी बात कर रही है, जहां डीआरडीओ एलएनटी के साथ मिलकर K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को ही एक लाइट टैंक में कन्वर्ट करने पर काम कर रही है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें इंडियन लॉ मेकर मानते हैं कि जो भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद कर रहा है, तो उस खरीद के चलते ही अमेरिका की तरफ से भारत को कुछ डार्क हिंट्स दिए जा रहे हैं ताकि भारत रशिया से इस सिस्टम को खरीदने से परहेज करे। और इन डार्क हिंट्स में से एक को माना गया है जब अभी हाल ही में यूएस नेवी के वॉरशिप्स बिना भारत की इजाजत के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस आई थी, जहां उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।